ईरान, इजराइल और अमेरिका शनिवार से शुरू हुआ संग्राम उस अंजाम पर पहुंचा जहां ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि खामनेई की मौत तो हो गई, क्या युद्ध खत्म हो गया? इन तमाम सवालों का जवाब के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ सर हैं। सर, आप ही से जानना चाहेंगे कि जो पूरा संग्राम चल रहा है और पूरी दुनिया इसकी नज़र जमी हुई है, क्या खामनेई की मौत के बाद ये मामला खत्म हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, खामनेई की मृत्यु एक बड़ा झटका है ईरान के लिए, स्वाभाविक है। लेकिन इस बात को खामनेई भी जानते थे और ईरान भी जानता था। इसीलिए वो अपना एक प्रोटोकॉल बनाकर गए अपने जिंदा रहते। खामनेई वो जानते थे कि अमेरिका से जिस दिन सीधी लड़ाई होगी उस दिन जिंदगी तो जाएगी। वो अमेरिका का ताप भी जानते हैं और इजराइल का ताप भी जानते हैं और अपनी क्षमता भी जानते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, हमको खामनेई की मानसिकता को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि खामनेई अगर चाहते तो चाइना और रशिया दोनों उनको शेल्टर देने को तैयार थे कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम सुरक्षित रख लेंगे, बाकी को ईरान को लड़ने दीजिए, आप हिफाजत से रहेंगे, ये गारंटी हमारी होगी। लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, मरना ज़्यादा ठीक है, छोड़ के कहीं जाने से अच्छा है हम मरेंगे। एक बात आपको और बताता हूँ, सारा खेल ज़हनियत का है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि सही और गलत पर नहीं जा रहा हूँ, मेरिट डिमेरिट पे बात नहीं कर रहा हूँ, जहनियत पर बात करता हूँ। सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई, सद्दाम हुसैन कैसा था इस पर अभी नहीं बोल रहे। सद्दाम को जब फांसी दी गई तो जो फांसी का प्रोटोकॉल है उसके तहत कहा गया कि भाई आप ऐसे बोलिए, आपके आंखों पर काला पट्टी बांधेंगे और फिर हाथ पीछे बांध के ले जाया जाएगा। उसने कहा ना हाथ बांधो ना पट्टी लगाओ, मैं ऐसे ही जाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना, ये जहनियत का खेल है। उसने कहा कि दुनिया देखे कि सद्दाम को जब फांसी हुई तो सद्दाम की आंखें बंद नहीं की थी, खुली आंखों से फांसी। ये वो है। इसीलिए आपको याद होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बात कही थी अभी 3-4-5 रोज पहले, उस पर लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया, वो ऐसे पास हो गई बात। लेकिन मैं अब उसको देख रहा हूँ खामेनी के मृत्यु के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था एक सवाल के जवाब में कि उन लोगों से लड़ना मुश्किल होता है, कठिन होता है, मुश्किल तो नहीं, उनका कठिन होता है जो मरने के लिए, खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो। तो ये बड़ा कमेंट है। अब खामेनी की मृत्यु हो गई, ठीक है, हमको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होंगी कि युद्ध खामेनी खत्म हुआ, युद्ध नहीं। उसके लिए 2-3 चीजें जो मुझे लगता महत्वपूर्ण। एक, ईरान ने रायता फैला दिया है दूर दूर तक। अब ये ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल नहीं है। ईरान ने अमेरिका को टारगेट करने के स्थान पर सीधे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर हमला करने की बजाय उसने कहा कि कुछ इलाज इजराइल का करो और उससे भी डबल इजराइल उन देशों का करो, खाड़ी के अरब देशों का, जो अमेरिका को अपने स्पेस दे रहे हैं और अमेरिका की जय जयकार कर रहे हैं। मतलब बीच का मामला पहले निपटा दिया जाए। तो अब उसके पीछे 2 कारण, ईरान ने ऐसा क्यों किया, 2 कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला, एक तो सीधा सीधा ये कि भाई दुश्मन का दोस्त दुश्मन, तुम अमेरिका की मदद करोगे तो हम तुम्हें उड़ाएंगे। दूसरा, एक मैं इसके आगे भी सोचता हूँ, चूंकि डिप्लोमेसी भी बड़ी विचित्र चीज़ है। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान ने सोचा हो कि इन अरब देशों में अगर हम बताशे की तरह बम गिरा देंगे, मिसाइलें गिरा देंगे, तो ये सब खतरे में आ जाएंगे। ये सब मिलके ट्रंप चचा के पास जाएंगे कि चचा तुमने मरवा दिया, यार बंद कराओ ड्रामा, आपका कुछ ना बिगाड़ पाए ईरान भले, लेकिन हमारे, आप सोच सकते हो दुबई क्या है। दुबई इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल है, इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल है, मैं उसको कहता हूँ इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल। वहां का मिजाज कसैला कर दिया ईरान ने। बुर्ज खलीफा बच गया, नहीं तो खलीफा भी नीचे होते और बुर्ज भी नीचे होता। तो वो जो एक इंप्रेशन ईरान ने 2 निशाने साधे। एक तो ये कि आप अमेरिका का साथ देंगे तो हम आपसे लड़ेंगे, और दूसरा, आप सब मिलकर ट्रंप के पास जाओ, बीबी के पास जाओ और कहो कि ईरान के खिलाफ लड़ाई बंद करो, नहीं तो ईरान। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, क्योंकि लगातार अभी हम जब से देख रहे हैं कि ये कतर हुआ,
दुबई हुआ, आपका जॉर्डन हो गया, ये सारे देश हो गए, और उसके बाद आज पाकिस्तान। आज ये हुआ कि उसने ओमान को भी नहीं बख्शा। अब ये हुआ है, अभी हम आपको आप जब कह रहे हैं कि गल्फ कोऑपरेशन की मीटिंग होनी है और उसमें ये होना है कि सब हम अमेरिका से बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, ईरान जानता था कि हम सीधे अमेरिका को टारगेट करेंगे तो 36 घंटे में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिर वो युद्ध तो पर होता ही नहीं। वो तो जानते हैं ना, ताकत का भी देखिए, हौसला एक चीज है साजिद, लेकिन संसाधन भी तो चाहिए। किसी ने कहा कि हमारे बाबा शेर से लड़े थे, बोले अच्छा जी, फिर बोले खूब लड़े, अच्छा जी बड़ी तारीफ बात, फिर हुआ क्या, बोले शेर मार के खा गया। तो उसने कहा फिर लड़े क्यों थे? आप समझ रहे, लड़ने के लिए हौसला ही नहीं, आपको संसाधन भी चाहिए। तो अमेरिका से तो नहीं लड़ सकते वो। उन्होंने ये कर दिया कि जो लोग अमेरिका के मित्र हैं या जिनकी बात ट्रम्प सुनते हैं, उन पर इतना प्रेशर माउंट कर दो कि तुमको जिंदा रहना है, तुमको बिजनेस करना है तो जाओ, और अमेरिका से कहो कि युद्ध बंद करें। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और रिजीम चेंज अगर हो भी जाए, हो सकता है 10 दिन बाद रिजीम चेंज हो जाए, फिर भी मुझे लगता है कि एक अपने किस्म का की बगावत वाला जो डीएनए है ना, वो ईरान में अभी बहुत गहरे है। रिजीम चेंज हुआ तो भी शांति नहीं आएगी। और ईरान के पास मेरे ख्याल से जो काम पाकिस्तान करता रहा लंबे समय तक कि लश्कर तस्कर मस्कर टाइप के लोगों को पाल पूल के और भारत में कुछ ना कुछ, ईरान इनका भी बाबा है, पाकिस्तान का भी बाबा है, पाकिस्तान उसका नाती पोता है। उसने कई देशों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल गवर्नमेंट फंक्शनरी की तरह स्थापित कर दिए, हूती, हमास, हिजबुल्ला, और उनको फंड कर दिया। बोले बेटा तुम्हारा कोई काम नहीं है, दूध जलेबी खाओ और जहां हम बताएं वही घुस मारो। ठीक, वो तो नहीं सब लोग। आपने उनको, ये ठीक है, इजराइल ने हमास को डाउनग्रेड कर दिया है, अमेरिका ने हूती को डाउनग्रेड कर दिया, ठीक, समझ मानता हूं। खत्म तो नहीं हुआ, एलिमिनेट तो हुआ नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं हुए। वो आत्मघाती बम बन के कहीं कुवैत में फटेंगे, कहीं दुबई में फटेंगे, कहीं कराची में फटेंगे, नाक में दम कर देंगे। वो अमेरिका से एयरफोर्स लेके तो नहीं लड़ने जाएंगे, ना ना ना। और आप एक चीज और देखिए, जिसको मैं देख रहा हूं कि एक बड़ी समस्या देश विश्व के सामने आएगी और अमेरिका उसका बड़ा शिकार हो सकता है। अमेरिका में इस बात को लेकर एक नई नाराजगी दिखाई दे रही है हमको ट्रंप से। वो ये कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हमारी जिंदगी को वल्नरेबल क्यों बना दिया? हम दुनिया में जहां भी जाएंगे, ना ना ना, वो युद्ध की तो घबरा ही नहीं रहे। वो कह रहे युद्ध तो आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हम कहीं भी जाएंगे 10 साल बाद भी हम पर हमला हो सकता है। युद्ध में तो अमेरिकी सुरक्षित रहते हैं, युद्ध में उनका कभी आपने सुना कि 1500 अमेरिकी मार दिए? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई साहस करता ही नहीं। वो तो तभी हो सकता है जब रूस, चाइना और अमेरिका में लड़ाई हो जाए, उससे कम पर नहीं संभव। लेकिन वो ये जानते हैं कि यमन में हो सकता है किसी अमेरिकी को पकड़ ले जाए। और आपको एक किस्सा बता दें, जो लोग ईरान को थोड़ा हल्के में ले रहे थे, उनको ईरान की वो समझनी चाहिए, काम करने का तौर तरीका और उसकी ज़हनियत। अगर मैं सही याद कर रहा हूँ 79, हाँ 79 की वो क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति। साल में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन वो एक दृष्टांत है। ईरान में इन्हीं खमनई के चेले चापड़ों ने एक व्यवस्था, ऐसा घात लगा के एक अमेरिकी समूह पर हमला किया जहां अमेरिकी थे क्या, और 64 या 68 अमेरिकी गाड़ी में लाद लाए, किडनैप कर लिया। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अच्छा, अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं अपने उसके लिए, तो मतलब उनके यहाँ का कुत्ता भी अगर आप मारोगे तो वो आपके प्राण लेने दौड़ पड़ेंगे क्या। हाँ, उनके यहाँ की मछली भी मारोगे ना तो वो पूरा अमेरिकी प्राइड एकदम खड़ा हो जाएगा। डेनियल पर्ल वाला टाइम पे यस,
अमेरिका के शासन प्रशासन के छक्के छूट गए। अमेरिका में जलूस प्रदर्शन, प्रेसिडेंट मुर्दाबाद डाउन डाउन होने लगा। पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके और राजदूत तक सबको ईरान में खामनई और खामनई के चेलों ने घुटनों पर बैठाल के माफी मंगवाई थी। क्या कि किसी तरीके से चचा इनको छोड़ दो, नहीं तो राजनीति नहीं कर पाएंगे अमेरिका में, मुंह नहीं दिखा पाएंगे और ये मार दिए गए। अच्छा, इनके लिए मारना तो बहुत सरल बात थी, ये तो तलवार से जिबह कर देते और फिर सिर भी लटका के उसकी भी फोटो जारी कर देते, क्योंकि उनकी शैली भी वही है कि भाई सिर भी काटो और वीडियो भी बनाओ था। तो अमेरिका में तो फिर रक्तपात हो जाता। ये ऐसा कर चुके हैं, इसलिए अमेरिका में संकट ये है कि वॉशिंगटन में जो है वो सुरक्षित है, न्यूयॉर्क वाला सुरक्षित है। क्या कराची में जो अमेरिकन है, जो सिटी बैंक में कहीं काम, किसी मल्टीनेशनल में अमेरिकन काम कर रहा है, वो उसको तो ट्रंप हिफाजत नहीं दे सकते ना। भारत में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, यमन में भी कर रहे हैं, चिली में भी कर रहे हैं, कुवैत में भी कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा नज़ारा सर, जब अब ये तो आपने बड़ी पुरानी बात भी बता दी और आगे फ्यूचर के लिए भी, दूतावास है पाकिस्तान में और आज वहाँ भीड़ ने जाके पूरा दूतावास पे कर दिया, तो ये वही बड़ा मामला। अमेरिका के किसी भी दूतावास की सुरक्षा सर्वोच्च होती है किसी भी देश में। उस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कम हो सकती है, लेकिन अमेरिकन इस बात को अलाउ नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान पर उनका दबाव भी रहता है, पाकिस्तान उनके चेले जैसा भी है, तो ठीक है, हाँ, तो वो चेले जैसा है। उसके बाद अमेरिका के एडवाइजरी के बाद उसके प्रतिष्ठान पर गेट फेट उखाड़ के हमला हो जाए और आगजनी कर दी जाए, तो अमेरिकन डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध तो सेटल हो जाएगा, ये कोई बिग डील नहीं है। दुनिया भर में हम लोग कहाँ जाएंगे, और जहाँ जाएंगे भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकी दुनिया भर में जहाँ स्कैटर्ड हैं, फैले हैं, वो हमेशा जैसे एक बार एडवाइजरी जारी कर दी अमेरिका ने अभी परसों कि जहाँ है वहीं रहिए, बाहर मत निकलिए। ये एडवाइजरी 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन चल सकती, जीवन भर तो नहीं चल सकती। बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, स्कूल भी जाएंगे आएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपके पीछे हूती का एक कारकुन चल रहा है और आपको लपेट लेगा। क्या करिएगा? फिर वही बात, बैक टू स्क्वायर वन। वो जो मरने से नहीं डरते वो हमेशा खतरा रहते हैं। बड़ी से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा होते हैं जो मरने से नहीं डरते। ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास कितनी भी बड़ी तोप हो, कितना भी बड़ा, अरे भाई आप सोचिए, इसी अमेरिका को इसी शक्ति और संसाधन के साथ अफगानिस्तान में आतंकी तंजीमों ने पानी पिला दिया था कि नहीं? भागना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा। ये अफगानिस्तान का शुद्धिकरण करने गए थे, प्राण बचा के भागे, जबकि वहां पर इन्होंने जो बम्स चलाए थे, मदर ऑफ ऑल बम जिसको बोलते हैं, वो भी गिरा दिया था। क्या पहाड़ चकनाचूर हो गया, लोग नहीं मरे। इधर धमाका हुआ, उधर वो फिर खड़े पगड़ी बांधे, क्या, और रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रख के उनसे लड़िए। कैसे लड़ेंगे? और दूसरा क्या है कि अमेरिकन्स के पास व्यक्तिगत बहादुरी बहुत नहीं है, उनके पास संसाधन और टेक्नोलॉजी बहुत हाई प्रोफाइल है ना। ये इनके पास टेक्नोलॉजी और संसाधन नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बहादुरी है इनके पास। तो अकेले जब ये पालेंगे कि कहीं अमेरिकन्स को, आप बिजनेस के सिलसिले में दुनिया में जाते हैं, अमेरिकन्स जॉब के सिलसिले में अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से टूर्स होते हैं अमेरिकन्स के। मूवमेंट तो पूरी दुनिया में है। या तो फिर ये हो जाए कि अमेरिका को एक मोहल्ले में तब्दील कर दें ट्रंप, और सबसे कहें दुनिया भर में जितने अमेरिकन हो यहीं आ जाओ और यहीं रहो और हम गेट बंद कर लेंगे, चाबी अपने पास रखेंगे। ऐसा तो आज के समय में हो नहीं सकता। पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है, वैश्विक गांव कहा जाता है। आपका आदमी घूमेगा तो वो समस्या फिर पहले जैसी हो सकती है कि वो 68 लोग या 64 लोग आपके उठा के ले गए और पूरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान ने झुका दिया। तो मुझे लग रहा है कि खामनेई गए, लेकिन युद्ध अभी चलेगा, और युद्ध पूरे विश्व के लिए संकट पैदा करेगा, केवल अमेरिका के लिए पूरे, क्योंकि उसके पास प्रॉक्सी सेटअप बड़े हैं ईरान के पास।
खमेनेई ना सही, लेकिन उसके पास हूती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, ये सब लोग कुछ ना कुछ खुरापात भर के लिए तो पर्याप्त है। और मान लीजिए कि इजराइल की इतनी सख्ती के बाद भी इतनी चौकसी और इतने अत्याधुनिक उसके पास हथियार और सारी तकनीक, उसके बाद भी हमास ने वहाँ घुस के कर ही दिया था ना। ठीक, उसके बाद में आपने गाजा को समतल कर दिया, लेकिन जो होना था वो तो कर ही गए। अगली बार नहीं होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? अभी आपने डाउनग्रेड किया है, उनकी हैसियत को घटाया है, वो खत्म नहीं हुए, एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक वो भी रक्तबीज हैं। रक्त की बूंद जहाँ गिरेगी वहीं से दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने ये थोड़ी सी गलती कर दी, और अब दुनिया में सब लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान के साथ इजराइल का समझ में आता है, लेकिन अमेरिका का ये था कि इजराइल भी अपना एहसान में दब जाएगा, मेरे बीवी भी मेरे एहसान में दब जाएंगे नेतन्याहू, और दूसरा मैं ईरान के तेल वेल के सबको चाबी अपने पास रख लूँगा। तो वो जो तेल का लालच है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ दुनिया ईवी पर जा रही है, दुनिया गैर परंपरागत ऊर्जा पर जा रही है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर, हाइड्रोजन है, ईवी है, इस पर जा रही है। और ट्रम्प चचा तेल के कुएं खुद ढूंढते फिर रहे हैं। ये थोड़ा सा व्यवस्था, मुझे लगता है कि ऐसा लालच। और एक आखिरी चीज़ जो मुझे लगती है महत्वपूर्ण है, वो भी देखिए, और लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस युद्ध की टाइमिंग देखिए। टाइमिंग दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक, इसी अक्टूबर में इजराइल में चुनाव है, नेतन्याहू के भाग्य का फैसला होना है। गाजा वाले मामले में नेतन्याहू की थूथू हुई है इजराइल में। लोगों ने कहा कि आपने इजराइल की नाक भी कटा दी और पैसा भी खराब किया और प्रतिष्ठा भी खराब की, कुछ हासिल नहीं हुआ हमको। मिड टर्म इलेक्शन है अभी कुछ ही महीनों के भीतर अमेरिका में ट्रंप के लिए। इस युद्ध से पहले एक वो आया था आंकड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपनी ऑल टाइम लो पॉपुलैरिटी पर है, अपने अब तक के राजनीतिक कार्यकाल के सबसे लो पॉपुलैरिटी पर स्थिर थे। दोनों को चुनाव में जाना है, डोनाल्ड को भी और बेंजामिन नेतन्याहू को भी, चुनाव से पहले ये काम। तो दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी अपने अपने देश में इसको भुना लेंगे, ये दोनों भुना लेंगे। अमेरिका भी, भाई ट्रंप कहेगा कि देखिए मैं तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, और ये बात किसी भी देश के नागरिकों को अच्छी लगती है कि उसके देश की सुपरमेसी है। और नेतन्याहू भी ये कहेंगे कि देखिए जो इजराइल का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था, मैंने उस आदमी को जिबह कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो खामेनेई की मौत को ट्रंप और नेतन्याहू दोनों चुनाव में भुनाएंगे। ये भी एक कारण है युद्ध की टाइमिंग का, क्रोनोलॉजी का। जी, तो युद्ध की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी का ये भी एक कारण है। थोड़ा छोटा सा एक सवाल इसलिए पूछ ले रहा हूँ क्योंकि लगातार कल से और सबसे चल रहा है कि पूरी दुनिया युद्ध के उसमें, करीब आधी दुनिया तो फंसी गई है, लेकिन हमारा एक युद्ध पाकिस्तान से हुआ, वहाँ ये कह रहे हैं कि देखो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भारत किस तरह से देता है। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, सीमा पार से तमाम चीज़ें भी आई, हमारे यहाँ कोई ऐसी कैजुअल्टी या ऐसी कोई बड़ी वो घटना नहीं हुई जहाँ विश्व में हमारे लिए परेशानी का सबब होता। अब लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि अब इसमें भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए। हाँ, देखिए, भारत आज से नहीं, आदिकाल से देख लीजिए, भारत ने तो युद्ध में मर्यादा का पालन करके नुकसान तक उठाया। अब जब मुस्लिम आक्रांता देश में आए उस समय का इतिहास देख लीजिए, ये नियम से बंधे रहते थे, वो बिना नियम इनको मार जाते थे। ये कहते थे ना भाई देखिए हम रात में तो युद्ध नहीं करेंगे, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, और वो रात में आके। तो भारत ने हमेशा इस मर्यादा का पालन किया, भले ही नुकसान हो। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की किसी सघन बस्ती में भी बम डाल सकते थे, एक ही बार में 1000-2000 मर जाते, विश्व भर में एक मूंछ ऊंची होती। लेकिन भारत ने कहा ये नहीं, सिर्फ टारगेट जहां लश्कर और दूसरे तंजीमें हैं उनके हेडक्वार्टर से वही बम डालेंगे। अमेरिका और इजराइल इसको नहीं मानते।
ईरान में एक स्कूल पर बम गिरा है, पहले उसमें, और 100-150 बच्चे बच्चियाँ जिबह हो गए, मारे गए। ये चीज़ मुझे लग रहा है, और भारत को मध्यस्थता जैसी बात मैं ना भी कहूँ, लेकिन कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि भारत की हैसियत है और भारत की बात सब सुनेंगे। आज हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने खाड़ी के कुछ प्रमुख देशों से बात की है, उनके विदेश मंत्रियों से बात की है, यूएस के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है, प्रधानमंत्री भी अपने स्तर पर सक्रिय हैं। मुझे लग रहा है कि भारत इस बात को लेकर एक रास्ता तलाश रहा है कि क्योंकि लंबा चलेगा झंझट तो महंगाई की चपेट में सब आएंगे, उसमें भारत भी आएगा। तेल महंगा तो सब महंगा, और तेल उसकी पहली कैजुअलिटी है इस युद्ध की। कल जब युद्ध शुरू हुआ था तब ऑयल के इंटरनेशनल प्राइस 4% एकदम बढ़ गए थे, एक झटके में। इधर बम गिरा, उधर 4% बढ़ गए, तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगी। और भारत वैसे भी नो फर्स्ट यूज वाला देश है कि भाई युद्ध तब तक टल सके टाला जाए टाइप का। मुझे लग रहा है कि भारत को कुछ भूमिका इसमें रहेगी, लेकिन सीधे तौर पर भारत इंटरवीन नहीं करेगा। नहीं, वो यही कहेगा कि सब लोग संयम बरतें और कूटनीतिक तरीके से विषय को हल करें, लेकिन आबैल मुझे मार वाली स्थिति में नहीं जाएगा। आप देखिए, जिन चाइना और रूस ने ईरान को की पीठ ठोक ठोक के उसके कंधे हिला दिए हैं, स्लिप डिस्क कर दी हड्डी की कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब ईरान पर आई तो सिवाय बोल बचन के कुछ नहीं हुआ। आप मुझे एक युद्ध बता दीजिए जिसमें चाइना ने अपने किसी भी सो कॉल्ड फ्रेंड के लिए लड़ाई लड़ी हो। चाइना कभी किसी के लिए लड़ाई में नहीं उतरता, नेवर। रुपए पैसे दे देगा, गोला बारूद थोड़ा दे देगा, अपने टेक्नीशियन दे देगा कि जाओ भाई, देश नहीं जाएगा। एक वही स्थिति सोवियत संघ की है। सोवियत संघ ने तमाम बातें कही, डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई, पुतिन ने सारा किया, लेकिन ईरान से ये नहीं कहा कि डरो नहीं, हमारे नहीं कहा, भाई निपटो तुम अकेले। तो ये बात ईरान को भी समझ में आ गई। और एक और बात जो मुझे बड़ी लग रही है कि खमेनेई मुस्लिम वर्ल्ड में इस बात के बावजूद कि वो शिया थे और शिया और सुन्नी में सुन्नी की बहुतायत है दुनिया में, सब तमाम किस्से कहानियों के बाद भी खमेनेई इस्लामिक वर्ल्ड में उस खमेनेई का चेहरा परचम की तरह था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 10 शरीफ और 100 मुनीर भी खमेनेई नहीं हो सकते। इसलिए खमेनेई का जो कत्ल हुआ, उसके परिवार का जो कत्ल हुआ, मुझे लग रहा है वो चीज़ अमेरिकन्स के लिए और इजरायलियों के लिए बहुत लंबे समय तक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति रहेगी जानी। हाँ, क्योंकि वो तबका खमेनेई के परिवार की और खमेनेई की हत्या को भूलेगा नहीं। युद्ध हार सकता है, सरेंडर हो सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन वो भूल जाए ऐसा संभव नहीं होगा। और अगर वो भूलेगा नहीं तो अमेरिका और इजराइल के सामान्य नागरिकों को, मैं नेतन्याहू की बात नहीं कर रहा और ट्रंप की बात नहीं कर रहा, सामान्य इजरायली और सामान्य अमेरिकी के पास तो सुरक्षा नहीं है ना उतनी, उनके लिए खतरा रहेगा और बड़ा खतरा रहेगा, और उनके लिए खतरा रहेगा तो दुनिया के लिए खतरा रहेगा, ये समझिए। इसलिए खतरों का रास्ता अभी शेष है। जी, कुल मिलाकर बात वही कि खामने खत्म हो गए, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ।